चैप्टर 72 प्री आसिमा सुमन की बेटी। अब आगे। विनय ने सुमन का चेहरा देखा जो तेजाब के कारण जल रहा था। वो ये देखकर जल्द डर गया। जल्दी से खुद ही गाड़ी निकली और सुमन को उठाकर गाड़ी में बैठा दिया, उसे हॉस्पिटल ले गया। चाहे वो कितना भी गलत काम करता रहे पर वो सुमन से बहुत प्यार करता था। सब उसके लिए ही तो कर रहा था। जैसे वो बोलती वैसे वो करता। दो जोड़ी आंखें से जाती हुई देख रही थी। मारा क्यों नहीं इसे, वो तेरे सामने थी। सिया ने रूही के कंधे पर हाथ रख कहा, मार देती पर अभी टाइम नहीं है। जब अपने चेहरे को दूसरों को छुपा कर रहेगी, खुद अपनी शक्ल से नफरत करेगी, तब समझ आएगा दूसरी लड़कियों की जब इज्जत उतारती है तो उन्हें कैसा लगता है। खुद का चेहरा देखने में रूही ने कहा, चलो हम निकलते हैं। सिया ने कहा, लड़कियों को आराम से घर पहुंचा दे, कोई प्रॉब्लम न हो। रूही ने कहा। सिया ने हाँ में सर हिला दिया। यहाँ विनय सुमन को हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर ने सुमन का चेहरा को देखा तो एक नर्स ने उल्टी ही कर दी। डॉक्टर ने उसका अंधा जला चेहरा साफ कर सुमन ने यूं डॉक्टर को प्लास्टिक सर्जरी करने को बोला, पर डॉक्टर ने साफ मना कर दी कि वो नहीं कर सकता। उसका चेहरा बहुत सारे हिस्से में जल गया है इसलिए। पर बात तो कुछ और ही थी। उसे रूही ने साफ मना किया था कि अगर कोई इसकी प्लास्टिक सर्जरी की तो वो उसे कहीं नहीं छोड़ेगी। ये धमकी देकर रूही ने डॉक्टर से बात मनवा ली। जितने भी डॉक्टर थे सुमन मिली सबसे यही कहा। सुमन आज तक अपना आधा चेहरा छुपाकर रहती, यहाँ तक उसने अपने रूम क्या घर पर भी आईने नहीं लगवाए। फ्लैशबैक एंड। रूही के हंसने की आवाज आई। सुमन देवी होश में आई और रूही को गुस्से में घूरने लगी। तुझे तेरे माँ बाप के साथ ही मार देना था, गलती हो गई तुझे छोड़कर। सुमन ने रूही को देखा। तू मुझे मार ही नहीं सकती। अगर मैं मर गई तो इतनी प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट में चली जाएगी और हाथ क्या लगेगा। रूही ने कहा और हंस दी। सुमन उठी और रूही का गला दबाने लगी, पर रूही तो शांत बैठी थी। सुमन छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। अगर उसे कुछ हुआ तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। विनय ने सुमन का हाथ रूही की गर्दन से हटाते हुए कहा, इस लड़की की बहुत जवान चल रही है। मुझे इस लड़की को अभी इसी वक्त इसकी औकात दिखानी है। जिसे इसके माँ बाप को मारा था वैसे ही इसे भी मारना है। सुमन ने कहा। वो अपने आदमियों को बुलाने लगी, पर किसी ने नहीं सुना। तेरे कोई आदमी नहीं सुनेंगे, तेरे आदमी फट्टू हैं, एक ही बार में निपट गए। जल्दी परेशान नहीं हुई और तू अब मेरे लोगों से घिरी है। मेरे लोग नहीं, उन लोगों से घिरी है जिसका तूने बुरा किया था। रूही ने बड़े एटीट्यूड से कहा। सुमन चारों साइड देखने लगी। उसे अपना कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। रूही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूरी तरह बौखला गई थी। रूही ने और नमक मिर्ची लगा दी। ये बोलकर, तुझे पता है तेरे सारे गोदाम में आग किसने लगाई थी, सारे धंधे पर पुलिस किसने भेजी थी। रूही ने बड़े एटीट्यूड से कहा। अपने हाथों को अपने साइड कर कहा, मैंने। सुमन ये सुन बौखला गई। सुमन ने कहा, बात कौन है जो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, तेरे साथ दे रहा है। तू देखेगी तो और दंग रह जाएगी। तेरा ही अपना। रूही ने कहा, कौन है। सुमन ने ये कहा, अरे सबर कर, सब आएंगे है तुझे बदला लेने सारे बुरे कर्मों का। रूही ने कहा, उधर देख। रूही ने ये कहा, एक साइड इशारा किया। सुमन उस तरफ देखने लगी जहां रूही ने इशारा किया। वहां से सिया बाहर निकल गई। जानती है कौन है। रूही ने सिया तरफ इशारा किया। सुन। सुमन सिया को देखने लगी। ये पत्नी की पूछी, तू जानता है ये कौन है। ये रूही ने विनय को देख इशारा किया। विनय उसका ऐसा बोलने से रूही को देखने लगा, पर सिया याद नहीं आई। मैं वही हूँ जिसके माँ बाप को तुमने बीच चौराहे पर गोली मारी थी। सिया तरुण मेहता। सिया ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों से लावा बह रहा था। तू है उसकी बेटी, क्या कर लेगी। ये अकेली लड़की है। लड़का पैदा करना था। तरुण को बहुत परितोष का साथ देता था इसलिए मार दिया। सुमन ने कहा। रूही उसे गुस्से में देखने लगी।
तू भी वैसे ही मरेगी, उससे ज्यादा तड़प कसिया ने कहा। उन्हें अकेले मत समझना, एक लड़की सब पर भारी होती है। बाहर निकलते एक लड़के ने कहा। उसे देख सुमन समझ ही नहीं पा रही थी अब कौन है भाई, कितनों का बुरा किया है इसने जो पहचान नहीं पा रही है। क्या हुआ, नहीं पहचाना? न पहचानोगी कैसे? जिस बच्चे को पैदा होते ही कुछ ही दिन में अनाथ कर दिया, उसे कैसे पहचानोगी? राजवीर सिंह ने कहा। इसके बारे में बताया था, ये रूही के मामा का बेटा है। पहले नीता ने इसकी परवरिश की थी, कुछ दिन बाद अब्राड चला गया था, फिर पढ़ाई पूरी कर अपनी नानी के पास रहने लगा। ये उन इंसान में है जो कि सुमन के घर की बात बताने वाले के साथ बात करता था। दूसरा इंसान राजवीर, वो यही सुमन के सारे प्लान रूही को बताता और बर्बाद करता, पर ये इंसान वो नहीं जो सुमन के घर की बात सारे राजवीर को बताता था। अभी वो रिवील होने वाली है। अच्छा तो मेरा भाई, एक को तो मार दिया था मैंने, सुमन ने कहा, अपने हाथों से बंदूक बनाकर उड़ते हुए कहा। तेरे दुख के लिए बताती हूँ, वो जिंदा है। अच्छा है, रूही ने हंसते हुए कहा। सुमन ये सुन चौंक गई। अब तुम मुझे सोच रही होगी उसे मारा पर जिंदा कैसे बच गया, समझ भगवान की माया है, रूही ने कहा। सुमन हंसने लगी। क्या लगा ये सब करके तू मुझे डरा लेगी? नहीं, इन सब को मैं अभी ऐसे ऐसे भगवान को प्यारे कर दूंगी, इनकी साथ तुझे भी, सुमन ने चुटकी बजाते हुए कहा। रूही उसकी बात सुन टेढ़ी स्माइल करने लगी। अपने सपने देख लेती हो? इस आवाज ने सुमन विनय का ध्यान अपने साइड किया। सुमन उस साइड देखने लगी। वहां खड़े कार्तिक ने कहा, जिसके साथ नियम भी था। क्या हुआ, हमें याद यहाँ देख चौंक गई तुम दोनों तो? सुमन ने कहा। निशांत राय के बेटे हैं, मेरे चाचा के साथ मिलकर तूने मेरे पापा को मारकर उनकी जगह छीन ली, कार्तिक ने कहा। सुमन रूही को देखने लगी। तेरे इतने शौक क्यों लग रहा है? सबको तूने अनाथ किया है, अब जिसे देखेगी उसे देखने के बाद तू यही मरना चाहेगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ले पानी पी, आराम से बैठ जा, रूही ने पानी की बोतल पास कर कहा। सुमन ने जल्दी से पानी पी लिया। उसे सच में अब डर लग रहा था। वो पूरी तरीके से घिरी हुई थी। सोच कैसा लगता है जब अपनों को अपने सामने दर्द में दम तोड़ते देखना। आज तुझे दिखाती हूँ, वही रूही ने ये बहुत गुस्से में कहा। लेकर आओ, रूही ने कहा। दो लोग विशाल को लेकर आए जो कि एक रस्सी में बंधा था। सुमन विशाल को वहां देख शॉक हो गई। वो डर गई कहीं रूही विशाल को नुकसान न पहुंचा दे। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें जो करना है मुझे करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। सुमन ने लगभग रूही के सामने हाथ जोड़ लिए। केस कैसा लग रहा है अपने सामने अपने बेटे को ऐसे देखे? रूही ने कहा। उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, उसे तो पता भी नहीं क्या हुआ है, विनय ने कहा। बहुत प्यार करते हो अपने बेटे से और बेटी से, कितना प्यार करते हो, रूही ने कहा। बेटी हमारी कोई बेटी नहीं, विनय ने कहा। सुमन ने सुन शौक हो गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा। क्यों प्यारी बुआ, मेरे प्यारे फूफा जी को नहीं बताया अपनी दो बेटियों के बारे में? रूही ने सुमन को देख कहा। इनकी बेटियां को भी लेकर आओ, रूही ने कहा। अंदर दो लड़कियां आई, जिसे देख वहां खड़े सब चौंक गए, यहाँ तक को कार्तिक और नियम भी। उन दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकल, प्रिया। प्रिया और उसकी बहन आसिमा दोनों अंदर आए। दोनों को आंखों में आंसू थे। सुमन विनय दोनों प्रिया आसिमा को देखने लगे। क्या बुआ बताया नहीं क्या फूफा को उनकी ये बेटियों के बारे में? रूही ने कहा। ये मेरी बेटियां नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है विनय। विशाल, विनय ने रूही पर चिल्लाते हुए कहा। अरे बेवकूफ फूफा, ये वही बेटियां हैं जिसे तुम्हारी प्यारी बीबी ने मारा साबित कर दिया था, पर ये बेटियां तो जिंदा थीं, जिन्हें तुम्हारी बीबी ने पैसों के लिए बेच दिया था, रूही ने सुमन को देख कहा। विनय सुमन को देखने लगा। क्या ये सच बोल रही है? सुमन ने सुमन से पूछा। वो आज तक कभी भी सुमन पर शक नहीं किया।
जो वो कहती वो सब करता। उसके प्यार में वो इतना पागल हो गया था कि उसका साथ गलत कामों में भी दिया हाथ बढ़ा देता था। कभी कुछ नहीं पूछा, पर आज यहाँ बात उन दोनों बेटियों की है। सुमन ने कुछ पूछ रहा हूँ, ये लड़कियाँ क्या हमारी बेटी हैं? विनय ने लगभग चिल्लाते हुए बोला। सुमन मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये लड़कियाँ क्या हमारी बेटी हैं? विनय ने चिल्लाते हुए बोला। सुमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये आदमी उस पर चिल्ला रहा है, इसकी औकात क्या है मुझ पर चिल्लाने की? सुमन ने कहा। ए मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? हाँ हाँ है, ये हमारी बेटियां। दिए मैंने जम नहीं मारी थी, वो लड़कियां बेच दिया था। मैंने क्या करती? काम में इतना लॉस हो रहा था कि बेच दिया था। अच्छे पैसे मिल रहे थे इनके बेचने के, तो बेच दिया। क्या गलत किया? इनको पालने का विचार था क्या? उन्हें पालने में कितना पैसा लग पाता है, और कोई काम की नहीं होती। सोचा था बेटा होगा वो तो काम पर हाथ बटाएगा, पर नहीं, दो दो बेटियां दे दी। वो कहती। विनय ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिए। इसके आगे कुछ कुछ छी, इतनी गिरी गई कि अपनी ही बेटी को बेच दिया पैसों की लालच में। औरत, विनय ने कहा। उसे अब सुमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पर क्या गुस्सा निकल रहे हो? खुद पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तुम भी तो उसके साथ थे इन सब कामों में। रूही ने कहा। मुझे सच में नहीं पता था ये मेरी बेटियों को बेच देगी, वरना मैं इसका कभी साथ नहीं देता। प्यार करता था न इससे, इसकी कभी वो इच्छा पूरी न करे सका तो उसे चाहिए थी ये खुशी थी। ऐसे काम में इसे खुश देख मैं भी खुश हो गया। विनय ने सर मिदकी से सर झुका लिया। अब क्या सर झुका रहे हो? अपनी बेटी पर आई तो साथ नहीं देता, और इतनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की, उसका क्या? रिया ने कहा। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरा स्टोरी। चैप्टर 93, रोही का दूसरा साथी। अब आगे। तुझे अपने बेटे से प्यार है ना, तो वही सही, तेरे बेटे को यही मार देती हूँ तेरे सामने, रूही ने कहा, और अपनी गन लेकर विशाल पर रख दी। नहीं नहीं, इसे कुछ मत करना। सुमन जल्दी से विशाल के सामने आ गई। रूही ने गोली चला दी, जिससे सुमन ने अपने कान में हाथ रख लिया। 2 मिनट को तो पूरे ने सन्नाटा पसार गया। सुमन ने अपना झुका सर उठाकर देखा। विशाल को देखा तो वो शांत खड़ा उसे देख रहा था। उसे गोली नहीं लगी, बस उसके बाजू से निकलकर दीवार पर लग गई। सुमन ने ये देख गहरी सांस ली। अरे, ये निशाना चूक गया। रूही ने अफसोस करते हुए कहा। ये लड़की, अगर तेरी इतनी औकात है तो जो करना है मुझे कर, मेरे बेटे को नहीं। छोड़ दे, तेरी औकात दिखने को मेरा बेटा काफी है। मुझे कुछ हुआ तो मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं, सुमन ने कहा। बेटे में इतना प्यार कि खुद मरने को तैयार हो गई। वहाँ बेटे से भी तो पूछ लो प्यार करता है भी कि नहीं। रोही ने अपनी गन को घुमाते हुए कहा। मेरा बेटा है, माँ हूँ उसकी, क्यों नहीं करेगा प्यार? सुमन ने कहा। तुझ जैसी माँ हो तो मुझे पैदा होने पर अफसोस हो रहा है, सुमन के पीछे से आवाज आई। सुमन ने पलट कर देखा तो विशाल। ऐसा कहने से वो उसे देखने लगी। विशाल के चेहरे पर तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ये क्या कह रहा है तू? सुमन ने विशाल को पकड़ कहा। सही ही तो कह रहा हूँ, तुम जैसे माँ बाप होने से अच्छा तो मैं अनाथ होता। ये सब देखना तू पड़ता। विशाल ने विनय और सुमन को खुद को छुड़ाते हुए कहा। देख, इन सब की बातों में मत आ। ये सब ऐसे बुही बोल रहे हैं, तू तो जानता है ना अपना बिजनेस। सुमन अपने बेटे की बात सुन घबरा रही थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं है। कब का पता है? जब इन दोनों को बेचकर घर आई थी तब ही सुन लिया था मैंने। उस दिन सारी बात को तब ही विश्वास उठ गया था तुझ जैसी माँ पर, विशाल ने कहा। अपनी दोनों बहनों के पास आ गया। प्रिया और आसिमा को गले से लगा लिया। जो अपनी ही बेटियों को बेच सकती हैं, वो किसी की माँ कैसे हो सकती हैं? विशाल ने सुमन को देख कहा।
विशाल को वो दिन याद आ गए। फ्लैशबैक। विशाल जब 15 साल का था। आज सुमन की डिलीवरी होने वाली थी। विनय उसे हॉस्पिटल ले गया था। विशाल भी वही विनय के साथ बैठा हुआ था। अंदर डॉक्टर सुमन को लेकर गए। सुमन के छींकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में सब शांत हुआ। बहुत देर तक डॉक्टर बाहर नहीं आए। विनय बाहर परेशान हो रहा था। डॉक्टर बाहर आए। उनका लटका चेहरा देख विनय को समझ नहीं आया। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बीवी बच्चा ठीक तो है? विनय ने डॉक्टर से पूछा। देखिए आपकी वाइफ ठीक है पर बच्चा उनकी कोख में ही मर गया, डॉक्टर ने कहा और वहां से चले गए। नर्स कुछ फार्म लेकर आई। ये लीजिए, इनमें साइन कर दें, आपको बच्चा मिल जाएगा, नर्स ने कहा। वो भी जल्द से चली गई। विनय अपने हाथों में एक छोटा सा बच्चा लेकर आया जो वाइट कपड़ों में लपेटा हुआ था। उसे देख विनय की आंखों में आंसू आ गए। वो विशाल को वही सुमन के पास छोड़कर बच्चे को लेकर घर आ गया। उसे बच्चे का अंतिम संस्कार भी करना था। विशाल बाहर बैठा हुआ था। उसे अपनी माँ के रूम में कुछ आवाज़ें आने लगी। वो अंदर जाने का सोच रहा। जैसे ही गेट खोला उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो वही खड़े सुनने लगा। देखो लड़कियाँ, तुम्हें दे रही हूँ पर याद रखना तुम इनका अच्छा दाम दोगे, सुमन ने अपने सामने खड़े आदमी से कहा जो कि उसी का कोई साथी था इस बिजनेस का। अगर तुम्हारे पति को पता चला तो उसकी बेटियां जिंदा है, आदमी ने कहा। कुछ नहीं पता चलेगा, उस बेवकूफ़ इंसान को सुमन ने कहा। हाँ याद है, ये लड़कियां बड़े होने के बाद बहुत काम आएंगी, आदमी ने कहा। दोनों बच्चों को लेकर चला गया। विशाल ये सुन शौक हो गया। उसकी माँ ने उसकी बहन को बेच दिया। वो उस आदमी के पीछे भागने लगा जो आदमी किसी गाड़ी में बैठ रहा था। विशाल जाकर उसी आदमी की गाड़ी की डिग्गी में बैठ गया। वो आदमी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, मैं इन दोनों लड़कियों को वो दिवाकर वाले आश्रम ला रहा हूँ। याद रखना ये लड़कियाँ मेरे लिए बहुत कीमती हैं। विशाल ने ये सुना। उसने इस दिवाकर वाले आश्रम अपनी माँ के मुँह से बहुत सुना था। गाड़ी रुकी। वो आदमी दोनों बच्चों को लेकर एक छोटे से घर की तरफ बढ़ गए। विशाल भी निकलकर उसके पीछे चला गया। वो आदमी दोनों बच्चों को एक औरत को सौंपकर बोला, अच्छे से ख्याल रखना, आप निश्चित रहिए, अच्छे से ख्याल रखूंगी, औरत ने कहा। आदमी चला गया। औरत दोनों बच्चों को लेकर एक कमरे में सुला दिया और बाहर चली गई। विशाल छुपते छुपते वहां आया। अपनी दोनों बहनों को देखने लगा। उसे रोना आ गया। उसे देखकर एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे देख वो छोटी बच्ची हंसने लगी। विशाल को जब लगा कोई आ रहा है, उसने अपने गले से एक लॉकेट निकालकर एक बच्ची को पहना दिया। अपने हाथ में एक कड़ा निकाल कर दूसरी को पहना दिया। जल्दी से बाहर भाग गया। कभी कभी वो यहाँ आता जाता। बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पर, कोई उसे पहचानता नहीं पाता। वो अपनी दोनों बहनों से मिलता खेलता। एक बार उसने सबको अपने काम पर देखा। अपनी दोनों बहनों को गोद में उठाया और छुपाते हुए लेकर भाग गया। भागते भागते वो अपने एक दोस्त के घर पर उन दोनों को लेकर आया, जहाँ पर उसके दोस्त की माँ और उसका दोस्त अकेला रहता था। बेटा, ये सच बच्चे किसके हैं? विशाल के दोस्त की मम्मी ने पूछा। आंटी, ये दोनों मेरी बहन है, विशाल ने कहा। उसने अपनी सारी कहानी बता दी। उसके दोस्त की माँ सुन शौक हो गई। तुम यही रुको, मैं किसी को कॉल करती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, उसके दोस्त की माँ ने कहा। विशाल अपनी दोनों बहन को लेकर बैठ गया। हमें वहाँ चलना होगा, तुम बच्चे मुझे दे दो, इन्हें सुरक्षित रखूंगा, विशाल के दोस्त की माँ ने कहा। नहीं आंटी, मैं भी चलूंगा, विशाल ने कहा। बेटा, पर तुम्हारे घर पर पता चला तो? माँ ने कहा। नहीं आंटी, मैं घर पर बात कर लूँगा, विशाल ने कहा। सुमन विनय से ये बोल दिया कि वो अपने दोस्त की माँ अम्मी के साथ बाहर जा रहा है। पहले विनय ने मना किया, सुमन के हाल बोलने पर जाने दिया। विशाल और विशाल के दोस्त की माँ और वो तीनों ट्रेन में बैठकर दिल्ली निकल गए। दूसरे दिन वो लोग एक अनाथ आश्रम पहुंच, जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे।
विशाल अपने दोनों बहनों को गले लगाया हुआ था। उसे वहां पर एक लड़का दिखा जो छोटी बच्ची के साथ खेल रहा था। उस लड़के को देख वो पहचान गया, सक्षम भैया ये कोई नहीं, नीलेश अब्राहम का अनाथ आश्रम था जिसमें वो लोग राजस्थान छोड़कर यहाँ आ गए थे। अपना सरेआम भी बदल दिया था, अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। नीलेश ने भी विशाल को देखा, उन्हें लगा विशाल सुमन यहाँ आ गए। नीलेश जी जल्दी से विशाल के पास आए। विशाल ने नीलेश जी को देखा, गले लगा लिया, उनसे चिपक कर रोने लगा। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? नीलेश जी ने कहा। उनका ध्यान बच्चों पर गया। ये बच्चे कौन है? नीलेश ने पूछा। ये मेरी बहन, विशाल ने कहा। सारी बात नीलेश जी को बता दी। नीलेश जी ने पहले भरोसा किया, अपने आदमियों से बात की। जब उन्हें सब पता चला, धीरे धीरे विशाल रूही के बारे में पता चला, उसकी मां ने क्या क्या किया। तब से विशाल रूही के साथ ही काम करता था। फ्लैशबैक एंड। अब क्या करोगी सुमन? तुम्हारे खुद के बेटे को सारा सच मालूम है और पता है मेरी सारी मदद विशाल करता था। तुम जो प्लान करती सारा बर्बाद विशाल करता, सिया ने कहा। सुमन विशाल को देखने लगा। नहीं दी, मैं इस औरत का बेटा नहीं हूँ। मेरी माँ तो उस दिन ही मर गई जिस दिन इस औरत ने घटिया हरकत का पता चला था, विशाल ने कहा। विशाल माँ हूँ तेरी, तू कैसे बोल रहा है? सुमन ने कहा। दी आपको जो करना है करो, ये लोग मेरे कोई नहीं लगते, विशाल ने कहा। रूही अपने चेयर से उठी, वो चलकर सुमन के पास आने लगी। सुमन उसे पास आते देख घबरा गई। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगी। आज तेरी मौत निश्चित है। सिया भी उसके करीब आने लगी। सुमन ये जब अपने करीब मौत देखी तो अपने आसपास देखने लगी। उसे अपने पास प्रिया दिखी जिसको वो खींचकर गले पर अपने कमर से चाकू निकाल कर रख दिया। ये देख सब डर गए। पास नहीं आना, कोई मार दूंगी इसे, सुमन ने कहा। विनय भी उसके बाजू में खड़ा हो गया। रूही रुक गई। सबको भी रुकने को कह दिया। सुमन विनय धीरे धीरे पीछे घिसकने लगे। गेट पास आकर प्रिया को धक्का मारकर खुद गाड़ी में बैठकर निकल गई। विशाल ने प्रिया को उठाया। तू ठीक है? प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया। रूही ने अपनी जीप चालू की। रस्सी घुमाते हुए रूही गाड़ी चलाते हुए सुमन के गले में डाल दिया, उसे गाड़ी से खींचकर गिरा दिया। ये देख विनय वो गाड़ी चला रहा था। वो क्या करता समझ नहीं आ रहा। इसे बस अपने जान की प्यारी थी। वो गाड़ी स्पीड में भगा दिया। रूही ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारकर विनय की कॉलर पकड़कर उसे गिरा दिया। उसकी कॉलर ही पकड़कर घसीट दिया। दोनों को रूही घिसते हुए खाई में के पास लेकर आई। अपनी गाड़ी रोक उतरती विनय को उठाया, जिसके पैर तो लगभग अब काम करना बंद कर दिए थे। वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रूही ने विनय के चेहरे पर मुक्का मार दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। सुमन अपनी पूरी कोशिश कर उठने लगी। वो लटकते हुए भागने लगी, पर सामने से प्रिया, सीमा और सिया खड़ी हो गईं। अपने पाप का फल तो लेती जा, सिया ने कहा। सुमन के बालों को कसकर पकड़ थप्पड़ जड़ दिया। सुमन गिर गई। कहने को तो जन्म देने वाली माँ भगवान के समान होती है, पर तुझ जैसी औरत ने उसे बदनाम कर दिया। प्रिया ने सुमन के साथ पर पैर रख दिया, जिससे सुमन चीख पड़ी। दर्द हो रहा है न? इसे ज्यादा दर्द उनको भी हुआ होगा जिनको तूने अपने अनाथ किया, जिसका सब छीन लिया। असीमा ने दूसरे हाथ अपने पैरों से दबा दिया। रूही विनय को पकड़कर मारी जा रही थी। विनय अब अधमरा हो गया, उसके शरीर से खून निकलने लगा। मुझे माफ कर दो, विनय ने अपने हाथ जोड़ कहा। रूही ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। उसके नाजुक हिस्से पर लात मार दी, जिससे विनय नीचे गिर गया, चीखने लगा। रूही ने उसके गले पर लात रख दी। अपना हाथ आगे किया। सब उसे देखने लगे। जीवन उसके पास आया।
कांच की एक बाटल देकर चला गया। आगे पढ़ने के लिए मेरी स्टोरी को सुनते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, रिव्यू दीजिए प्लीज़। मेरे रिव्यू नहीं बढ़ रहे हैं।